Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest elegies of Alfred Lord Tennyson. Break, break, break. Let's discuss. स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ना सिर्फ विक्टोरियन एज के ग्रेट पोएट और रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, बल्कि क्वीन विक्टोरिया के फेवरेट भी थे। क्वीन विक्टोरिया ने उनके बारे में कहा है कि आई यूज टू रिसाइट हिज पोएम इन मेमोरियम आफ्टर माई हस्बैंड्स डेथ एंड दिस पोएम गिव मी ग्रेट सोलेस। ये वही पोएम है जिसको लिखने में उन्हें 17 ईयर्स लगे थे। यही नहीं, ये पोएम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बेस्ट पोएम्स में से एक है, या हम कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एलिजीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो इतने ग्रेट थे कि उनको वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। लेकिन अगर उनके पोएटिक करियर की बात करें तो वो इतना स्मूथ नहीं था। ही हैज फेस्ड लॉट्स ऑफ हर्डल्स। इन द ईयर 1832 में उनका फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम आया था, जिसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इन क्वार्टरली रिव्यू में। यही नहीं, 1833 उनके लाइफ का बहुत ही क्रूशियल टाइम था। इस टाइम पे उनका बहुत ही अच्छा, या हम कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड, उनके लाइफ का एक ऐसा इंसान जिसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उसकी डेथ हो गई थी एंड हिज नेम इज अर्थर हेलप। वो इन दो इंसिडेंट से इतना ज्यादा शैटर्ड हो गए थे कि उन्होंने ये सोच लिया था कि वो आने वाले 10 साल तक ना तो कोई पोएट्री लिखेंगे और ना ही कुछ भी पब्लिश कराएंगे। लेकिन इन द ईयर 1835 में उन्होंने ब्रेक 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 को लिखा, जो कि उनकी फर्स्ट एलिजी है, और इसको उन्होंने 1842 में इन हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में क्या किया था, पब्लिश किया था। अगर इस पोएम की थीम की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे थीम देखने को मिलते हैं। जैसे हमें इसमें सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया देखने को मिलता है। पोएट याद करते हैं उन दिनों को, उन खूबसूरत पलों को जो उन्होंने अपने दोस्त को साथ बिताए। इस पोएम में जो है हमें सेंस ऑफ ग्रीफ देखने को मिलता है, जो कि वो फेस करते हैं आफ्टर हिज डेथ, हिज फ्रेंड्स डेथ। एंड इस पोएम में जो है हमें सेंस ऑफ लॉस भी देखने को मिलता है, विच ही फेस आफ्टर हिज फ्रेंड्स डेथ। साथ ही साथ इस पोएम में हमें पावर ऑफ नेचर एंड चेंज भी देखने को मिलता है। ये पोएम बहुत ही छोटी और बहुत ही पावरफुल है। पोएम में सिर्फ 4 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में सिर्फ 4 लाइन है। ये पोएम जो है वो एक इर्रेगुलर आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, जो कि इनस्टेबिलिटी ऑफ सी एंड द ग्रीफ ऑफ द पोएट को दिखाती है। अगर पोएम के राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो पोएम में ABCB राइमिंग स्कीम देखने को मिलता है, जो कि हमें रेगुलरिटी ऑफ वेव्स को दिखाता है। अगर पोएम को हम देखें तो हमें नजदीक से तो पोएम बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को लगती है। पोएम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्या है, सिंपल है, लेकिन पोएम में एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। साथ ही साथ जो है हमें पोएम में जो है एक कंपैरिजन देखने को मिलता है बिटवीन द आउटर वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड। जो आउटर वर्ल्ड है वहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, माहौल जो है वो बहुत ही खुशगवार है, एवरीथिंग इज हैप्पी, सारी चीजें बहुत बेहतरीन है। लेकिन पोएट का जो है, जो इनर वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रीफ है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, एंड ही इज एक्सट्रीमली शैटर्ड विद द डेथ ऑफ हिज बोसोम फ्रेंड अर्थर हेलम। तो अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। First stanza. Break, break, break on thy cold grey stone, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. यहाँ पर पोएट जो है is standing in a church, in a clean bench church which is facing Bristol Channel, और ये जो चर्च है उसी चर्च में जो है अर्थर हेलम को जो है क्या किया गया है, बरील किया गया है। पोएट वहीं पर खड़ा है, बिल्कुल जो है पोएट किनारे पे खड़ा है, समंदर के किनारे पे खड़ा है, और पोएट देखता है कि किस तरह से जो समुंदर की लहरें हैं वो आ रही हैं और पत्थरों से टकरा रही हैं। समुंदर की लहरें आ रही हैं और पत्थरों से टकरा रही हैं। पोएट ये फील करता है कि जो समुंदर की लहरें हैं, इट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज पेन,
वो अपने दर्द को बयान करना चाहती हैं, क्या करके, उन पत्थरों से टकरा करके, पर ये पत्थर जो क्या कर सकते हैं, टूट नहीं सकते, वो बयान नहीं कर पा रही। और जो पोएट है वो भी बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो बयान करना चाहता है, जिसको वो बोलना चाहता है, जिसको वो कहना चाहता है, पर वो कह नहीं पा रहा है। सो द पोएट इज ट्राइंग टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ। तो पोएट यहाँ पे जो है अपनी फीलिंग्स को, जो वेव्स हैं उनसे क्या कर रहा है, एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है। और पोएट कहता है कि जिस तरीके से जो समुंदर की लहरें हैं चट्टानों से टकरा करके जो है अपनी फीलिंग्स को बताना चाहती हैं, अपने दर्द को बयान करना चाहती है, ठीक उसी तरीके से मैं भी अपनी फीलिंग्स को क्या करना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बट जिस तरीके से वो समुंदर की लहरें जो है टकरा रही हैं पर उसे तोड़ नहीं पा रही हैं, ठीक उसी तरीके से मैं भी क्या करना चाहता हूँ, करना तो चाहता हूँ, मेरी जो जबान है वो कहना तो चाहती है, वो बताना तो चाहती है, पर आई एम अनेबल टू डू, माई टंग इज अनेबल टू डू। पोएट इतना ज्यादा दर्द में है, इतना ज्यादा ग्रीफ में है, इतना ज्यादा तकलीफ में है कि वो रोना चाहता है, वो बताना चाहता है, वो चीखना चाहता है, वो चिल्लाना चाहता है, वो सबको बताना चाहता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो हियर इन दिस लाइन ही इज एड्रेसिंग द सी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट एड्रेस देखने को मिलता है। पोएट जो है वो सी को क्या करता है, डायरेक्टली एड्रेस करता है और कहता है ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन। यहाँ पर जो है कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ग्रे, ब्लैक, ये सब जो है विक्टोरियन कैनोटेशंस है जो हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। पोएम में जो है 3 टाइम्स जो है ब्रेक 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 का यूज किया गया है, जो कि हमें क्या बताता है, ग्रीफ ऑफ द पोएट बताता है और किस तरीके से समंदर की लहरें जो है वो टकरा रही है, ये दो चीजों को बताता है। ब्रेक 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 जो है ये एक रिपीटेशन है, ये फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का पोएट ने यूज किया है। और यहाँ पे इसके साथ एक और भी जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जिसको हम पैलिलोजिया कहते हैं। पैलिलोजिया वो होता है जिसमें पोएट एक ही वर्ड को बार बार यूज करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज सर्टेन फीलिंग्स। इसको जो है हम डाइकोपिया भी कहते हैं और इसी को जो है हम एपिजोकियस भी कहते हैं। इस पोयम में जो है हमें एक और जो है फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, माई टंग कुड अटर। यहाँ पे जो है हमें सिनिक डॉट जो है वो देखने को, सिनिक डेकी जो है हमें देखने को मिलता है। सिनिक डेकी क्या होता है, पार्ट फॉर द होल और होल फॉर द पार्ट, यानी कि ये पूरे बॉडी के पेन को बताने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट को यूज करा, टंग कुड अटर। तो इस पूरे लाइन में जो है पोएट यही बताना चाह रहा है कि वो बहुत दर्द में है, वो बहुत तकलीफ में है, वो बहुत पेन में है और बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर चल रही हैं। वो उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है उसके दोस्त के जाने के बाद, और उन चीजों को वो एक्सप्रेस करना चाहता है बट ही इज अनेबल टू डू सो। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। Oh well, for the fisherman's boy, that he shout with his sister at play. Oh well, for the sailor's lad, that he sings in his boat on the bay. यहाँ पर जो है पोएट एक बिल्कुल ही अलग डिफरेंट तरह का जो है सीनरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पोएट यहाँ पे आउटर वर्ल्ड को बताने की कोशिश कर रहा है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ में जो है पोएट ने अपने इनर ग्रीफ के बारे में बात की है, बट यहाँ पर जो पोएट है वो आउटर वर्ल्ड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो फिशरमैन है उसका बेटा कितना खुश है, एंड ही इज प्लेइंग विथ हिज सिस्टर, अपने बहन के साथ वो खेल रहा है और अपनी खुशी को बताने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, ही इज सो हैप्पी। ये जो सेलर है, ये जो नाविक है, वो गा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, चारों तरफ खुशियां हैं, लोग जो है वो गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो गाना गा रहे हैं, कितना खुशगवार माहौल है। पर मेरी जिंदगी में तो दर्द ठहर गया है, क्योंकि वो नहीं है जिससे खुशी थी मेरी जिंदगी में, वो नहीं है, ही इज नो मोर। तो यहाँ पर पोएट जो है एक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है बिटवीन
द आउटर वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड विच द पोएट इज फेसिंग। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक तरीके से पोएट का जेलस भी देखने को मिलता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी है बट मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। Nothing is good in my life. I have lost the beauty of my life. I have lost the essence of my life. Let's move to the third stanza. And the stately ship go on to their heaven under the hill. But oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जो शिप है वो क्या कर रहा है, अपने हार्बर पे जा रहा है, उसका अपना एक उद्देश्य है। पोएट जो शिप होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? टू लोड एंड अनलोड। तो ये जो शिप है वो क्या है? स्टेटली शिप है, वो जा रहा है हार्बर पे जो कि अंडर द हिल है और वहां पर जाके क्या कर रहा है, चीजों को जो लोड अनलोड का जो उसका काम है, जो उसका उद्देश्य है वो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेवन, HAVEN हेवन, जिसका मतलब हार्बर होता है, और हेवन जिसका मतलब पैराडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक मेटाफोर भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से जो शिप है उसका उद्देश्य क्या है कि हार्बर पे जाना, टू लोड एंड अनलोड, ये उसका उद्देश्य है। ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन सोल है उसका उद्देश्य क्या है? टू रीच, क्या करना? हेवन को प्राप्त करना। तो हमें ये भी एक तरीके से मेटाफर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो एवरीथिंग इज एज इट इज, सारी चीजें वैसी ही हैं। जो शिप है उसका एक उद्देश्य है, जो बच्चे हैं वो खेल रहे, बट मेरी जिंदगी का क्या? मेरी जिंदगी का तो उद्देश्य ही खत्म हो गया, मेरी लाइफ का तो चार्म ही खत्म हो गया। मैं क्या गाऊं, मैं क्या चिल्लाऊं? जिसके साथ मैं चिल्लाता, जिसके साथ मैं खेलता, जिसके साथ मैं अपनी खुशियां बांटता, जिसके साथ मैं गम बांटता, जिसके साथ मैं रोता, वो है ही नहीं है। मेरे लाइफ का उद्देश्य ही खत्म हो गया। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश हैंड, वो हाथ जो हमेशा मुझे होल्ड करके रखता था इन पेन, इन हैप्पीनेस, जो हमेशा मेरे साथ होता था, हमेशा मेरे साथ खड़ा होता था, वो नहीं है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, वो नहीं है, उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो इनडायरेक्टली ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, ही इज मिसिंग हिज फ्रेंड, ही इज रिमेम्बरिंग दोज डेज। यहाँ पे हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देखने को मिलता है। वो उन दिनों को याद करता है, उन पास दिनों को याद करता है कि वो नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है मेरे पास। तो क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया में खुशियां हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी में तो नहीं है। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मूव टू द थर्ड स्टैंजा। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई केज ओ सी, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me। यहाँ पे फिर से जो है, जो फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट स्टैंजा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किसको फिर से रिपीट किया गया, बट द सिचुएशन हैज चेंज्ड। यहाँ पे पोएट कहते हैं ब्रेक 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 एट दाई फुट ऑफ दाई केज ओ सी। यहाँ पे फिर से पोएट जो है वो क्या करते हैं, वो सी को एड्रेस करते हैं कि इस बार फिर से क्या कर रही है, लहरें आ रही हैं, टकरा रही, पर कहाँ पे टकरा रही हैं? फुट के पास टकरा रही हैं, जो चट्टान है उसके फुट के पास टकरा रही है। तो सिचुएशन पहले कुछ और था, अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया। बट पोएट कहता है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन वो जो दिन थे, पोएट बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा है यहाँ पे, कहता है पर वो जो दिन थे, वो जो खूबसूरत दिन थे, वक्त भले ही समुंदर के लिए बदल गया है, जो लहरें हैं उनका जो तरीका भले ही बदल गया है, बट मेरी जिंदगी तो ठहर गई है। वो वक्त, वो जो टेंडर ग्रेस, वो खुशियां, वो लम्हे जो मैंने अपने दोस्त के साथ बिताए थे, दैट इज नो मोर एंड दैट विल नेवर कम बैक अगेन, वो कभी नहीं आएंगे। तो पोएम जो है एक सैड नोट पे आकर के खत्म हो गई है। यहाँ पे इस पूरे पोएम में हमें बहुत ही ज्यादा दर्द देखने को मिलता है, एक ऐसा स्पीचलेस पेन देखने को मिलता है जिसको वो कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा, रोना तो चाहता है पर रो नहीं पा रहा है। तो पोएम बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम है और टेनिसन खुद भी बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है, इसीलिए उनके बारे में टी.एस. एलियट ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द सैडेस्ट पोएम अमंग ऑल।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने अब इस अपने हिसाब से इस पोएम को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ कसक रह गई होगी तो आप प्लीज़ हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।